हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर। तो आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, और फिर हमने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, यानी हॉर्मोन्स को, और उसके अंदर हमने उनका केमिकल नेचर देखा था, उनकी डिस्कवरी देखी थी। आज हम हॉर्मोन्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम होती होगी, उनके जो फंक्शंस हैं उनमें कंफ्यूजन होता होगा। आई प्रॉमिस आज की क्लास के बाद इतनी मजेदार स्टोरी और ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम दो हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। तो चेहरे पे एकदम स्माइल आ जानी चाहिए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। और आइए पहले हार्मोन का नाम लिखिए मेरे साथ, एंड दैट इज ऑक्सिन। अब ऑक्सिन्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सिन वर्ड ऑक्सीन से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी ये एक ग्रोथ रेगुलेटर है। हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं और प्रमोटर भी होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तीनों प्रमोटर्स थे, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर था, और इथिलीन कुड फिट इनटू आइदर कैटेगरीज बट लार्जली इनहिबिटर, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब ऑक्सिन हमने बात की थी, इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इंडोल डेरिवेटिव्स। ऑक्सिन्स बेटा नेचुरल भी हो सकते हैं, जो हमें पेड़ों से मिले हैं, और ऑक्सिन्स आर्टिफिशियली लैब में भी साइंटिस्ट ने बनाए हैं। तो इसके नेचुरल फॉर्म्स भी हैं। नेचुरल फॉर्म्स मैंने लास्ट क्लास में दो लिखवाए भी थे आपको, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। आइए एक बार नाम लिख लेते हैं पूरा। तो ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये नेचुरल फॉर्म्स हैं। नेचुरल मतलब जो पेड़ों से साइंटिस्ट को मिले हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वो इस केमिकल नेचर के थे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। और जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाए हैं साइंटिस्ट ने, वो भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग करेंगे, वो भी बिल्कुल वही काम करेंगे जो नेचुरल ऑक्सीजन करते हैं, यानी सिंथेटिक फॉर्म्स। सिंथेटिक फॉर्म्स में भी हमें दो आने चाहिए, एक है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। मैंने क्या कहा? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ऊपर भी देखो बेटा एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और यहां पर भी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड है। और एक है 2,4-D, 2,4-D। इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो बेटा ये भी एसिटिक एसिड है, पर इसमें 2 क्लोरीन भी है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये अपनी टिप्स पर होना चाहिए कि दो नेचुरल फॉर्म्स हैं IAA, IBA, और सिंथेटिक फॉर्म्स हैं NAA और 2,4-D। अब देखो मैं इसे ऐसे याद करवाती हूं, बहुत इजी है। IN, यानी इसे इन से याद रख लो, इन। तो इंडोल वाले नेचुरल हैं, इंडोल वाले नेचुरल हैं, तो बाकी दो सिंथेटिक हो गए। अब ऑक्सिन बनता कहाँ है? देखो बेटा ऑक्सिन को ग्रोथ करानी है रूट की, शूट की। तो सपोज करिए कि ये शूट है और ये रूट है। हमें पता है ये रूट की टिप है, रूट टिप, और ये शूट की टिप होती है, शूट टिप। यहां पर भी ऑक्सिन बनेगा रूट टिप से, और यहां पर भी ऑक्सिन बनेगा शूट टिप से। और फिर वो माइग्रेट करेंगे, ये नीचे माइग्रेट करेगा, सेल डिवाइड होते जाएंगे, शूट लंबी होगी। ये ऐसे इधर माइग्रेट करेगा तो रूट लंबी होती जाएगी, यानी
दे आर, इनका जो सिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस, यानी लिविंग बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर जो सिंथेसिस होता है वो होता है शूट एंड रूट की टिप पर, या हम कहें अपेक्स पर। सो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स जो है वहां से ऑक्सिन बनता है, और यहां से वो माइग्रेट करेगा जहां उसे काम करना है। यहां नीचे माइग्रेट करेगा या ऊपर माइग्रेट करेगा? फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू साइट ऑफ एक्शन, टू साइट ऑफ एक्शन, जहां उन्हें वर्क करना है। यानी शूट और रूट की लंबाई बढ़ाएगा बेटा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वहां से निकलता है। अब ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट इसके बनने में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की जरूरत होती है। आपको याद है ह्यूमंस में, अगर आपने जूलॉजी में पढ़ा हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, हमारे ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड होता है उससे मेलाटोनिन हार्मोन बनता है, वो भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है। बेटा ये एक अमीनो एसिड है, तो यहीं पर मैं लिखती हूं कि इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से फिर ये बनते हैं। एंड जिंक आयंस रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, पहले मिनरल न्यूट्रिशन नाम का एक चैप्टर अपनी एनसीईआरटी में था, नीट के सिलेबस में भी था, वहां जिंक पढ़ाते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था कि जिंक का एक रोल होता है ऑक्सिन सिंथेसिस में, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन ऑफ कोर्स। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ये मिनरल न्यूट्रिशन में दी गई थी। तो ये एक प्रमोटर है, इंडोल डेरिवेटिव है, IAA, IBA नेचुरल फॉर्म्स हैं, NAA2,4-D सिंथेटिक फॉर्म्स है, रूट एंड शूट के टिप पर बनेंगे, ट्रिप्टोफैन जिंक जरूरी है बनने के लिए, और वहां से वो माइग्रेट करेंगे टू देयर साइट ऑफ एक्शन। यहां तक सबको एकदम क्लियर हो गया है? आगे बढ़े अपन, चलिए लिख लो एक बार, सब नोट कर लीजिए। नाउ अब आओ स्टूडेंट्स, हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। अब मैं आपको दो तरीके से फंक्शंस बताऊंगी, एक मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी और उस स्टोरी से आपको सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे, और दूसरा मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी, तो जिसे जो हेल्प करे वो वैसे याद कर सकता है, बट टिप्स पर होना चाहिए। एक ही तरीका यूज करना, अगर स्टोरी तो स्टोरी से ही बार बार लर्न करना, रिवाइज करना, और अगर ट्रिक तो ट्रिक से ही बार बार लर्न और रिवाइज करना। ये कहानी है मोना की और मोना के बालों की। एक लड़की है बेटा मोना, और ये मोना के बालों की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं। बालों की कहानी, मोना के बालों की कहानी, द स्टोरी ऑफ मोनाज हेयर। मोना के बाल बड़े लंबे लंबे बाल हैं। मोना के बाल, मैंने क्या बोला, सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला? मोना के बाल। चलिए आइए मैं इस बात को लिखती हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज मुझे। मोना के बाल, फर्स्ट पॉइंट, बाल। बाल बेटा, बाल का क्या मतलब है? कैसे होते हैं बाल? जैसे ये हमारी मोना है, हंसती खेलती है, उसके बाल है। पेड़ों में बाल कहाँ होता है? ये रूट, यानी स्टूडेंट्स ये रूटिंग हार्मोन है, ये रूट्स बनाता है। अभी समझाती हूं, रूटिंग हार्मोन यानी रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग। अभी बताती हूं बेटा, ऑन स्टेम कटिंग। एक बार लिखो, यूज इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी समझाती हूं, बहुत इजी है स्टेम कटिंग। सुनो, एक्चुअली स्टूडेंट्स पहले ये चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 12th का, फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
अब वो चैप्टर डिलीट हो गया है। पेड़ों में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे फ्लावर बनेगा, स्टेमन होगा, कार्पल होगी, स्टेमन से फिर पोलन ग्रेन, उससे मेल गैमीट बनेंगे, कार्पल के अंदर एग बनेगा, ओवम, फीमेल गैमीट। वो पूरी स्टोरी जो हम 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन होगा, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन सुना है ना सब, पोलन ट्यूब होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाकर सीड बनेगी, सीड के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, सारी कथा कहानी। यहां पर मियोसिस होगा और इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पेरेंट से डिफरेंट होगी। बट अगर मान लीजिए मैं किसी पेड़ की कार्बन कॉपी बनाना चाहती हूँ, जेरोक्स कॉपी, तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेटा पेड़ों में, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, यीस्ट में, हाइड्रा में बडिंग होती है, फंजाई में हमने स्पोर्स पढ़े थे, कोनीडिया स्पोर्स अगर याद हो, ये सब एसेक्सुअल है, माइटोसिस से बनते हैं, कार्बन कॉपी होता है पेरेंट्स की। मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने करा है, हमने तो बचपन में बहुत किया है कि मान लीजिए बगल वाली आंटी जी के यहाँ गुलाब, रोज का प्लांट बहुत अच्छा है, तो उनके हाथ से रोज की एक स्टेम कट करके ले आते हैं, स्टेम, और उसे मिट्टी में लगा दो, ऑक्सिन हार्मोन छिड़क दो नीचे, स्टेम पे नीचे, तो वहां से रूट्स आ जाएंगे। आर्टिफिशियली रूट्स डेवलप करवा दी हमने, रूटिंग हार्मोन है, बाल, बाल से रूट्स याद रख लेना। तो स्टेम कटिंग लेकर आओ और ऑक्सिन का स्प्रे कर दो तो नीचे रूट्स आ जाती है। तो रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग का ये मतलब है। एक बार इसे थोड़ा ठीक से लिखूं, ये पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं आ रहा है। ऑन स्टेम कटिंग, ऑन स्टेम कटिंग, ऑन स्टेम कटिंग। इसे भी ठीक करते हैं, रुको, अपने नोट्स फिर बहुत ही बेकार हो जाएंगे नहीं तो। प्रोपगेशन, तो आप स्टेम लेकर आए, स्टेम पर आपने स्प्रे किया, नीचे से रूट्स निकल आई, स्टेम पर नोड होंगे, नोड पर बड्स होती हैं और उनसे फिर नई नई लीव्स, पूरा पेड़ बन जाता है। और यहाँ कोई मियोसिस नहीं हुआ, फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये पेड़ बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी के पेड़ की कार्बन कॉपी बनेगा, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मोना के बाल, बाल से हमें याद रहेगा रूट्स, ये रूट फॉर्मेशन करता है। अब मोना अपने बालों में बड़े सुंदर सुंदर पाइनएप्पल के फूल लगाती है। जी हाँ, मोना लगाती है बालों में पाइनएप्पल के फूल। मतलब मोना ने बाल में लगाए पाइनएप्पल के फूल, मतलब बेटा पाइनएप्पल के पेड़ में ऑक्सिन से फ्लावरिंग होती है। जी हाँ, पाइनएप्पल के पेड़ में जब फूल आते हैं तो ऑक्सिन जिम्मेदार है उसके लिए, इंड्यूस, वो रिलीज होता है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो मोना के बाल यानी रूट्स फॉर्मेशन, और उसमें लगाए हैं पाइनएप्पल के फूल, यानी पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करना। अब मोना के बाल एकदम स्मूथ हैं, एकदम चिकने चिकने स्मूथ हेयर हैं, स्मूथ हेयर। स्मूथ का क्या मतलब है बेटा? कोई गुठलियां नहीं है। मतलब बेटा टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर सीड्स होती है, बीज, यानी गुठलियां पड़ी हुई हैं, स्मूथ नहीं है। अगर मैं सीडलेस टोमेटो बना दूं, क्या बोलते हैं सीडलेस फ्रूट को? मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना नेचुरली पार्थेनोकार्पिक है, पर टमाटर के पेड़ में अगर आपने ऑक्सिन का स्प्रे कर दिया तो टमाटर ऐसे बनेंगे जिनमें सीड नहीं होगा, यानी दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। जी हाँ, टमाटर के अंदर ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी कर सकता है, एकदम स्मूथ, सीडलेस। स्मूथ मतलब सीडलेस टोमेटो बन जाएंगे। याद है आपको, मैंने वहां बताया भी था आपको कि वैसे तो नेचुरली बनाना में पार्थेनोकार्पी है, बट आर्टिफिशियली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के स्प्रे कर कर भी हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बना सकते हैं। अब मोना के बाल हैं लंबे, लंबे बाल हैं बेटा, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लॉन्ग हेयर लिख लेना। तो मोना के बाल यानी रूट फॉर्मेशन, उसमें लगाए हैं पाइनएप्पल के फूल यानी फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और एकदम स्मूथ हेयर है, नो सीड यानी पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। लंबे बालों का क्या मतलब है भाई? जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उतने ज्यादा बाल होंगे। तो बेटा सेल डिवीजन भी करवाता है ऑक्सिन, ऑक्सिन का रोल है सेल डिवीजन में।
जो प्लांट्स के अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल धड़ाधड़ डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो रूट शूट लंबी हो रही है, सेल डिविजन में रोल है। तो मोना के बाल, बालों में पाइनएप्पल के फूल, एकदम स्मूथ बाल, लंबे बाल। एंड नाउ लंबे बाल है तो उन्हें बार बार धोना पड़ता है, पानी से धोना पड़ता है बेटा, बार बार धोना, वॉश किससे करोगे बेटा? पानी से, वाटर से। और वाटर के लिए पेड़ों में क्या होता है? जाइलम। बेटा जब जाइलम से में ट्रैकीड, वेसल्स, ये सब स्पेशलाइजेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ऑक्सिन का रोल है। अगर ऑक्सिन डेफिशिएंट होगा, जाइलम डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो हेल्प इन जाइलम डिफरेंशिएशन। कैसे याद रखेंगे? लंबे बाल हैं, बालों को वॉश करना है, वॉश करने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर का कंडक्शन जाइलम करता है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन में भी रोल है। मजे आ रहे हैं? चलो अब पुराने बाल हम चाहते हैं झड़ जाएं। बेटा पुराने बाल झड़ते रहने चाहिए, नए नए बाल आने चाहिए। न्यू हेयर नहीं झड़ना चाहिए, पुराना बाल झड़ना चाहिए। सो पुराना बाल झड़ना और नया बाल नहीं झड़ना, पुराना बाल झड़ना। भाई जिसे इंग्लिश में लिखना है वो लिख देना, ओल्ड हेयर शेड ऑफ एंड न्यू हेयर नॉट झड़ना, नॉट शेड ऑफ, नॉट शेड ऑफ। इसका क्या मतलब है? बेटा ऑक्सिन जो पुरानी लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें ड्रॉप करा देगा, और जो न्यू लीव्स और फ्रूट्स हैं उन्हें अभी ड्रॉप नहीं करवाएगा, उनका एब्सिजन नहीं करवाएगा, क्योंकि प्रमोटरी हार्मोन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ओल्ड वाले हैं उन्हें फॉल करवाएगा, प्रमोट फॉल ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। जो पुराने फ्रूट्स हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं फ्रूट्स, लीव्स, उन्हें फॉल करा देगा एंड प्रिवेंट ड्रॉप ऑफ जो न्यूअर या यंगर लीव्स एंड फ्रूट्स हैं। या एनसीईआरटी लिखती है प्रिवेंट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। नए नए जो फ्रूट्स बन रहे हैं, लीव्स बन रही हैं, उन्हें ड्रॉप नहीं कराएगा बेटा, नहीं कराएगा, और ओल्ड वालों को करवाएगा। तो बिल्कुल इजी है बेटा। मोना के बाल मतलब रूट फॉर्मेशन करेगा ऑन स्टेम कटिंग, और इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज करेंगे। मोना के बालों में है पाइनएप्पल के फ्लावर, यानी इट विल प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। स्मूथ हेयर है, स्मूथ यानी सीडलेस टोमेटो, पार्थिनोकार्प इंड्यूस करवाएगा। बाल लंबे हैं, लंबे तब होंगे जब सेल डिवाइड करेगा। बाल बार बार धोना है, धोना, पानी, जाइलम डिफरेंशिएशन में रोल है। ओल्ड हेयर फॉल होने चाहिए, तो ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स को फॉल करवाएगा, बट प्रिवेंट करेगा अर्ली स्टेज में ड्रॉप को, क्योंकि प्रमोटरी हार्मोन है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। मोना का दिल टूटा है बार बार। मोना एक लड़के से बड़ा प्रेम करती थी, उसने धोखा दे दिया, उसका हार्ट ब्रेक हो गया। मोना का हार्ट ब्रेक हो गया तो जब भी वो जोड़े को देखती है, कपल को देखती है, उसे नफरत है, कपल से हेट है, उसे नफरत। इंग्लिश वाले हेटरेड लिख लेना भाई, कपल से नफरत है। तो जैसे ही मोना ने कोई कपल देखा, कोई लड़की, कोई लड़का, तो मोना उनका खून कर देती है। इसका क्या मतलब है? बेटा जो डाइकॉट के पेड़ हैं, मान लीजिए आपने एक लॉन बनाया, उस लॉन में आपको घास उगानी है, ग्रास मोनोकॉट होती है। वहां छोटे छोटे डाइकॉट के अनवांटेड पेड़, अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं, डाइकॉट की वीड्स ग्रो कर रही हैं। आप कुछ मत करो, आप ऑक्सिन का स्प्रे कर दो। जैसे ऑक्सिन का स्प्रे करोगे, डाइकॉट मतलब कपल से नफरत है, वो सब मार दिए जाएंगे। मोनोकॉट को हार्म नहीं करता, डाइकॉट को मार देता है। उसमें भी पर्टिकुलरली 2,4-D जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑक्सिन है, वो ये काम करता है। आइए लिखते हैं। सो डाइकॉट herbicide, it is a dicot herbicide, particularly
2,4-D, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2,4-D। सो डू नॉट, मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता बेटा, डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट से कोई नफरत नहीं है भाई, मैं भी सिंगल तुम भी सिंगल, सब सिंगल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डाइकॉट को मार देगी, जोड़े को मार देगी, कपल को मार देगी, खून कर देगी, और इसीलिए इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। अनवांटेड पेड़ फ्री लॉन बनाना है। एक्चुअली ये वीड कौन सी होगी बेटा, डाइकॉट की वीड, उसे ही मारती है ये। So prepare weed free lawn, not affect monocot and dicot की killing कर देती है, dicot की killing, वो भी 2,4-D। बेटा एक बार क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स कैसे याद कर लेते थे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, मान लो 4 ऑप्शन दिए, ऑक्सिन आंसर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए और 2 एग्जाम्पल ऑक्सिन के दे दिए, एक 2,4-D भी दिया और एक ऑक्सिन का कोई दूसरा, शायद इंडोल 3 एसिटिक एसिड था। अब कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दोनों ऑक्सिन है, तो याद रखना पर्टिकुलरली 2,4-D। और कैसे याद रखोगे, बड़ा आसान है बेटा, देखो डाई, डाई मतलब 2, तो 2 2s are 4, डाई, सब देखो ना 2 2 2, डी डाई मतलब 2 2 2 + 2 4, और ये भी डी डाइकॉट, तो ऐसे हल्का सा याद रख लेना। मजे आ रहे? चलो, अब बेटा मोना इतनी खतरनाक थी, लेकिन मोना के घर वाले फिर भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। मोना के घर वाले उसे अपने सर पर बिठा कर रखते थे, जी हाँ, सबके सर पर नाचती थी मोना। आइए इसका क्या मतलब है लिखते हैं। तो घर वालों ने, फैमिली ने मोना को सर पे बिठाया, सर पर बिठाया। यहां सिर्फ लिख रही हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगी। यानी अपाइकल, सर मतलब हेड, हेड मतलब टॉप, टॉप अपेक्स, अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपाइकल डोमिनेंस। ये सारे फंक्शंस हो गए। अपाइकल डोमिनेंस अभी डिटेल में सिखाती हूं बेटा, अभी सिखाती हूं। चलिए आइए इतनी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, इसे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, किल डाइकॉट वीड्स इन सीरियल्स और मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट के पेड़ हो या सीरियल, सीरियल मतलब गेहूं, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ये सब मोनोकॉट से हमें पता है। तो डाइकॉट की वीड को किल कर देगा और मोनोकॉट के प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, पहले हम इतने पार्ट की एनसीईआरटी एक बार मास्टर करते हैं और फिर मैं आपको अपाइकल डोमिनेंस, सर पर बिठाने का क्या मतलब है उसकी बात समझाऊंगी। प्लीज ओपन करिए अपनी एनसीईआरटी और मेरे साथ में मार्क करिएगा। तो सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सीन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड टू ग्रो। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट क्लास में। टर्म ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ये नेचुरल है। एंड सिंथेटिक के अंदर आ जाएंगे नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेचुरल वाले जो हैं दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, IAA एंड IBA। ये ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ रूट एंड शूट से, यानी शूट अपेक्स रूट अपेक्स से बनेगा और माइग्रेट करेगा जहां पर इसे काम करना है। सारे ऑक्सिन्स जो हैं वो हम एग्रीकल्चर, खेती में, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने में यूज करते हैं। हमने देखा टोमेटो के अंदर यूज है, पाइनएप्पल के अंदर यूज है, रूट शूट को लॉन्ग कर रहा है, रूटिंग कर रहा है ना, डाइकॉट की वीड्स को किल कर रहा है, यानी मोनोकॉट्स की एग्रीकल्चर में यूज है, ये सब हो गया। नाउ इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, और इसीलिए यूज होगा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ये था मोना के बाल। नाउ
फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बालों में था पाइनएप्पल का फूल। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज एंड प्रमोट एब्सिजन ऑफ ओल्डर और मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स, यानी पुराने बाल झड़ना और नए बाल नहीं झड़ना। नाउ इस पर मैं अभी आऊंगी। नाउ पार्थिनोकार्पी यानी स्मूथ बाल टोमेटोज में, हर्बिसाइड्स यानी दे किल डाइकॉट वीड्स, डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, इसीलिए वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स बनाने के काम आएगा, पर्टिकुलरली 2,4-D। ये हो गया दिल टूटा कपल को मारना। नाउ जाइलम डिफरेंशिएशन यानी बाल बार बार पानी से धोना, एंड सेल डिविजन यानी बाल लंबे होना। सारे फंक्शंस हो गए। देखो 1 2 3 4 4 5 6 7, हमने कितने लिखे हैं ट्रिक में? 8। 8 क्यों हो गए भाई? क्योंकि एक अपाइकल डोमिनेंस है, ये रहा, ये अभी आएगा अपाइकल डोमिनेंस, ये हो गया 8। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार हम लिख लेते हैं। हेडिंग डालो प्लीज, अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है बेटा, यहां लिख लेना ओल्डर एंड मैच्योर। ओल्डर मतलब ऑफ कोर्स मैच्योर, ओल्डर एंड मैच्योर। और बेटा फॉल का मतलब होता है एब्सिजन, लास्ट क्लास में बताया था आपको एब्सिजन, वो एक ही बात है। चलिए आइए स्टूडेंट्स प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, अपाइकल डोमिनेंस। आओ समझते हैं, बहुत इजी है। हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था बेटा कि बड्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती है स्टेम के ऊपर। एक जो है यहां टिप पे बड है, टिप पे, इसे हमने अपाइकल बड कहा था या टर्मिनल बड कहा था, टर्मिनल बड। इसी से इस स्टेम की हाइट लंबी होगी। यहां नोड्स हैं, नोड्स पे इस तरह से लीव्स लग रही हैं, इसे एक्सिल कहा था, और यहां पर जो बड है वो थी एक्सिलरी बड, या इसी को लेटरल बड भी बोल सकते हैं, साइड्स में है थोड़ा तो लेटरल बड्स। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, ये बड मैंने आपको बताया था कि लेटर ऑन एक ब्रांच या फ्लावर बना सकती है। ऑक्सिन क्या करता है, अपाइकल बड को डोमिनेट करवाता है, यानी अपाइकल बड जो है वो डोमिनेट करेगी, वो मल्टीप्लाई करेगी सेल्स को, तो हाइट लंबी होगी पेड़ की, पर वो इनहिबिट करेगी, दादागिरी करेगी, डोमिनेशन करेगी लेटरल बड्स में, उन्हें ग्रो नहीं करने देगी। तो अपाइकल बड जो है इससे ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ऑक्सिन जो है वो इन लेटरल बड्स को ग्रो नहीं करने देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस, यानी डोमिनेशन है अपाइकल बड का, क्योंकि टिप से ऑक्सिन रिलीज हो रहा है बेटा, टिप से ऑक्सिन रिलीज हो रहा है। आइए लिखते हैं। सो अपाइकल बड, हमें पता है अपेक्स पे ही ऑक्सिन रिलीज हो रहा है, तो अपाइकल बड डोमिनेट्स, अपाइकल बड डोमिनेट्स एंड इनहिबिट्स, वो वहां की बड्स को ग्रो नहीं करने देगी, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बड्स। मतलब बेटा पेड़ की हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन पेड़ में ब्रांचिंग ज्यादा नहीं होगी, लीव्स ज्यादा नहीं आएंगे, पेड़ सीधा सीधा लंबा होता जाएगा। तो अपाइकल बड डोमिनेट होगी और इनहिबिट होगी लेटरल या एक्सिलरी बड्स। अब अगर मान लीजिए कि मैं शूट की टिप हटा दूं, बेटा टिप को कैप माने कैप, कैप को हटा दूं, पानी हटाएंगे तो डिहाइड्रेशन, CO2 हटाओगे डी कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फेट हटाओगे डी फॉस्फोराइलेशन, कैप हटाओगे तो डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन मतलब अगर मैं शूट टिप हटा दूं तो क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझो बेटा, बहुत इजी है। अगर आपने शूट की टिप हटा दी तो ऑक्सिन भी नहीं रिलीज हो रहा, तो ऑक्सिन की दादागिरी भी नहीं है, तो ये लेटरल बड्स ग्रो करने लग जाएंगी। यानी सपोज करिए अगर मैंने टिप ही हटा दी, मैंने टिप हटा दी,
तो ये जो लेटरल बड्स हैं ये ग्रो करेंगी और ये ब्रांच या लीफ या फ्लावर जो भी बनाना है वो बनने लग जाएंगे। यानी अगर मैंने डीकैपिटेशन किया तो लेटरल बड्स की ग्रोथ हो जाएगी। इतना तो क्लियर है ना सबको, क्योंकि अब दादागिरी हट जाएगी। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, एक्सिलरी बड्स या लेटरल बड्स एक ही बात है, क्योंकि अपाइकल बड से ही ऑक्सिन रिलीज हो रहा था और वो ऑक्सिन ने ही इसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया था। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनिए, दिस इज यूज्ड इन, ये डीकैपिटेशन हम करते हैं कहां पर, दिस इज यूज्ड इन बेटा चाय के बागान जो है, टी प्लांटेशन, टी के अंदर जो मार्केट में सेल करते हैं वो लीव्स करते हैं, टी लीव्स, चाय की पत्ती। यानी मैं वहां बहुत सारी ब्रांचिंग चाहती हूं ताकि बहुत सारी लीव्स आए, वही तो मार्केट में बेचना है। ऑक्सिन रोक रहा है, अपाइकल बड शूट टिप को कट कर देते हैं ताकि लेटरल बड्स ग्रो करें और बहुत सारी टी लीव्स मिलें। तो टी प्लांटेशन में डीकैपिटेशन किया जाता है। एंड आप पार्क गए होंगे, गार्डन, गार्डन में से झाड़ियां लगी रहती है, वो झाड़ियों की हाइट ज्यादा नहीं होती है, शॉर्ट होती है, और बहुत घनी झाड़ी होती है, डेंस होती है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचिंग और लीव्स होती है। हेज बोलते हैं बेटा, हेज। हेज बनाने के लिए भी डीकैपिटेशन करते हैं, क्योंकि आपने अपाइकल बड हटा दी, इसीलिए ये पेड़ बहुत लंबे नहीं होते हैं, बट ब्रांचिंग और लीव्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग, इनमें यही डीकैपिटेशन किया जाता है ताकि लेटरल बड्स की ग्रोथ हो सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में मास्टरी करवाती हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अपाइकल बड जो है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बड, और अगर आपने डीकैपिटेशन किया यानी शूट टिप को रिमूव किया तो ग्रोथ हो जाएगी लेटरल बड की, और इसे यूज करते हैं टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में। ये देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम कैसे दिया है। यहां पर बेटा ये शूट टिप है यानी अपाइकल बड है, तो लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर रही हैं, देखिए ये ग्रो नहीं कर रही हैं बेटा, ये इनहिबिटेड है, ये इनहिबिटेड है। ये अपाइकल डोमिनेंस है, ये ए पेड़ है जिसकी अपाइकल बड इंटैक्ट है। अब हमने इसकी टिप को ये कट कर दिया, ये कट करके अलग निकाल दिया, यानी ये जो सेकेंड डायग्राम है ये है प्लांट विथ अपाइकल बड रिमूव्ड, और जैसे ही अपाइकल बड रिमूव करोगे ये देखो ये लेटरल बड्स जो हैं ये ग्रो करने लग गई, ये देखिए ये ग्रो करने लग गई, ब्रांचिंग बन रही है, लीव्स बन रही है। ये कह रहे हैं नोट कि ग्रोथ हो गई लेटरल बड्स की इनटू ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन, इससे ब्रांचेस बन रही हैं, ब्रांचेस पर फिर लीव्स भी आ जाएंगी। सो ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू ब्रांचेस, आ गए, मजे आ गए, और फिर इन ब्रांचेस पर धीरे धीरे लीव्स भी आ जाएंगे। तो यहां हमने कंप्लीट किया ऑक्सिन, और ऑक्सिन जो है स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, या तो ट्रिक या तो स्टोरी, एक ही याद करना कि फरियाद को मैंने फरहाद, पक्का तुम्हारी पूरी हो XCD बाइक लेने की। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, एप्सिजन इन ओल्ड, प्रमोट होगा, न्यू में नहीं होगा। रूटिंग, डाइकॉट की वीड को किल करेगी। अपाइकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में यूज होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ शूट टिप यानी डीकैपिटेशन के बाद। एंड जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिविजन। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो ट्रिक से याद करना, स्टोरी पसंद आए स्टोरी से याद करना। आज चैट बॉक्स में ऐप पर मुझे जरूर बताना कि आप ट्रिक यूज कर रहे हो या स्टोरी यूज कर रहे हो, क्लास के बाद, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो इतना अच्छे से एक बार नोट करो, हम दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे। अपाइकल डोमिनेंस रट लो, अपाइकल डोमिनेंस मतलब ऑक्सिन, बिना दिमाग लगाए। ऑक्सिन हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप, बेटा प्रमोटरी हार्मोन है, तो जब यंग है, अर्ली है, तब रोकेगा और प्रमोट करेगा ओल्डर वालों को प्रमोट करेगा कि तुम झड़ जाओ, पुराने बाल झड़ जाओ। नाउ नेक्स्ट, डीकैपिटेशन यूज होता है बोथ 2 and 3, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। क्यों, वो मैंने आपको बताया। चलिए आइए मेरे नादान परिंदों, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद
जिब्रेलिन की। आप एक बार अच्छे से देखो, पूरी स्टोरी से रिवाइज करो, अभी के अभी क्लास में लर्न करना है, अभी याद करना है, 2-3 बार स्टोरी पढ़ो। चलिए स्टूडेंट्स, अब जिब्रेलिन शुरू करने के पहले मैं एक पॉइंट और लिखवा रही हूं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट हमें आना चाहिए, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आउट ऑफ एनसीईआरटी बट पीवाईक्यू, और वो है कि ऑक्सिन का बायो एसे टेस्ट क्या है। बेटा एक बात समझो, बायो एसे का क्या मतलब है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना चाहते हैं, कितना बन रहा है। तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करिए जब आपने लाइट दी और इतना मूवमेंट हुआ, मतलब इतना एंगल बना, इतना एंगल बेंड हुआ, यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन रिलीज हुआ था और इतना एंगल हुआ। अगर मान लो ज्यादा ऑक्सिन रिलीज होगा तो बेंडिंग और ज्यादा होगी, बेंडिंग और ज्यादा हो जाएगी, एंगल इतना बन जाएगा। तो जितना ज्यादा कर्वेचर बन रहा है, जितनी ज्यादा बेंडिंग हो रही है, उतना ज्यादा ऑक्सिन रिलीज हो रहा है। हम ऑक्सिन की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो ऑक्सिन के लिए जो टेस्ट यूज होता है वो है एविना या ओट्स कर्वेचर टेस्ट। बस सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा कि एविना या ओट्स कर्वेचर टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें कितना डिग्री कर्व हुआ है उससे हमें आइडिया लगता है कि कितना ऑक्सिन की क्वांटिटी रिलीज हुई है। चलिए मेरे नादान परिंदों, अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्लीज। जिब्रेलिक एसिड, सेकेंड हार्मोन। मैंने आपको बताया था इसमें आर सिंगल है, बाकी बी और एल दोनों डबल है, या जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिक एसिड बोलो या जिब्रेलिन बोलो, एक ही बात है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसे शॉर्ट में जीए लिख देते हैं, जीए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव्स हैं और जिब्रेलिन्स टर्पीन के डेरिवेटिव्स हैं। याद है जीटी, हमने इसे याद भी किया था। सारे जिब्रेलिन एसिडिक होंगे नेचुरली, नाम ही है जिब्रेलिक एसिड, सो दे ऑल आर एसिडिक। अभी तक 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स खोजे गए हैं, मोर देन 100 जिब्रेलिक आइसोलेटेड फ्रॉम। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा, इसकी डिस्कवरी, खोज एक फंजाई से हुई थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, यानी फंजाई भी जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स भी जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो फंजाई एंड प्लांट से मिलाकर अभी तक 100 से ज्यादा जिब्रेलिक एसिड्स साइंटिस्ट ने खोजे हैं और इन्हें हम डिनोट करते हैं। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ जिब्रेलिक एसिड 1, फिर जिब्रेलिक एसिड 2, फिर जिब्रेलिक एसिड 3 एंड सो ऑन। तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये फंजाई हायर प्लांट्स दोनों से मिलते हैं और अभी तक मोर देन 100 है। नाउ इनमें से जो थर्ड वाला है वो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। थर्ड वाला मतलब थर्ड नंबर पे बेटा, 100 से ज्यादा है और वो थर्ड नंबर पे, यानी काफी पहले ही खोज हो गई थी, काफी पहले। सो वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट तो नहीं बोल सकते, फर्स्ट तो 1 है फिर 2 है, बट हाँ काफी पहले, यानी वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड, जिसे साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा स्टडी करा है, मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड, वो है बेटा जिब्रेलिक एसिड 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड इज जिब्रेलिक एसिड 3। तो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन सारे टर्पीन के डेरिवेटिव्स हैं, एसिडिक हैं, फंजाई और हायर प्लांट से मिलते हैं, मोर देन 100 डिस्कवर्ड है और सबसे ज्यादा 3 वाले को स्टडी किया गया है। और ये भी ऑक्सिन की तरह प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोटर है बेटा, ये भी प्रमोटर, लाइक ऑक्सिन इट इज ऑल्सो अ प्रमोटर। अब आइए हम इसके फंक्शंस देखते हैं, हेडिंग लिखिएगा फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। देखो सबसे पहला फंक्शन, ज से जिब्रेलिन, ज से जर्मिनेशन, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन।
हिंदी इंग्लिश कैसे ही बोलो, यानी सीड का जर्मिनेशन। जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन ऑफ सीड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सीड को जर्मिनेट करना है, आपने सीड मिट्टी में डाली, सॉइल में सो की, वाटर दे रहे हो, जो उसमें से रूट शूट निकलेगी, स्प्राउटिंग होगी, तब जिब्रेलिक एसिड रिलीज कर रहा है एम्ब्रियो का सेल। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो सेल्स है, वो जिब्रेलिक एसिड रिलीज कर रहे हैं, उसी से जर्मिनेशन हो रहा है। तो जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे होता है आपको एक बार मैकेनिज्म बताती हूं, हालांकि एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिखकर बात खत्म की है। देखिए, एक्सक्यूज मी, मैं एक मेज की सीड का एग्जांपल लेती हूं। आप सबको मालूम है स्टूडेंट्स कि यहां पर एल्यूरॉन लेयर होती है, एल्यूरॉन लेयर जिसमें प्रोटीन है, एंडोस्पर्म है प्रोटीन वाली, ये एल्यूरॉन लेयर है, और यहां स्टार्च भरा हुआ है, ये है स्टार्ची एंडोस्पर्म, ये एल्यूरॉन है। यहां पर एम्ब्रियो है, यहां पर कॉलियोराइजा होगा, फिर हाइपोकोटाइल होगा, फिर यहां एपिकोटाइल होगा, फिर यहां कॉलियोप्टाइल होगा। यानी ये पार्ट अपना एम्ब्रियो है, बेसिकली ये सारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, पूरा एम्ब्रियो। और यहां इस एम्ब्रियो का स्क्यूटेलम है, यानी कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन। याद है सबको? बेटा होता क्या है, जब आपने सीड को मिट्टी में डाला, सॉइल में सो किया, और आपने वाटर दिया, आपने पानी दिया, जब आप पानी देते हो तो ये एम्ब्रियो जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड ऐसे जीन्स को स्टिमुलेट करता है जिस जीन से अमाइलेज एंजाइम बनता है। तो जिब्रेलिक एसिड जो है बेटा, ये अमाइलेज एंजाइम बनवाता है, अल्फा अमाइलेज। बेटा अमाइलेज एंजाइम का ये काम होता है कि वो स्टार्च, यहां स्टार्च भरा हुआ है, तो इस स्टार्च को, एक सेकेंड, इस स्टार्च को माल्टोज में चेंज करें। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी कि बहुत लाखों ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, और 2,2 ग्लूकोज से माल्टोज बनता है। तो पहले 2,2 ग्लूकोज जुड़ते हैं, माल्टोज, फिर वो सब ज्वाइन होते हैं तो स्टार्च। तो वो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड्स। तो सबसे पहले स्टार्च पर अल्फा माइलेज काम करेगा, तो वो माल्टोज में टूटेगा, फिर माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा, तो वो ग्लूकोज में टूटेगा। अल्टीमेटली स्टार्च से ग्लूकोज बन गया। ये स्टार्च कहां है, कौन सा स्टार्च है? जो इसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म में स्टोर्ड है। पर वो कब पॉसिबल हुआ? जब जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ, और इस जिब्रेलिक एसिड ने उस जीन को स्टिमुलेट करा, उसने फिर अमाइलेज एंजाइम, एंजाइम भी तो प्रोटीन है, जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बना। और अब इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज एम्ब्रियो के पास आएगा, और एम्ब्रियो फिर इस ग्लूकोज को यूज करेगा और इस ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा। उस एटीपी से एम्ब्रियो को एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से रूट शूट, रेडिकल से रूट और प्लिम्यूल से शूट डेवलप होगी, और हम कहेंगे कि सीड में से रूट शूट निकल रही है। अगर जिब्रेलिक एसिड रिलीज नहीं होगा तो अल्फा माइलेज नहीं फॉर्म होगा, तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एम्ब्रियो को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्योंकि लीव्स तो है नहीं जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। एटीपी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, रेडिकल से रूट, प्लिम्यूल से शूट नहीं बनेगी। मजे आ गए? चलिए अब आइए सेकेंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, जो बियर इंडस्ट्री होती है उसमें भी माल्टोज यूज होता है, माल्टोज से बियर बनती है। तो बियर इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री में जिब्रेलिक एसिड यूज करेंगे तो माल्टोज मिलेगा, इसे बोलते हैं माल्टिंग प्रोसेस को स्पीडन अप कर देगा। सो स्पीडन अप माल्टिंग प्रोसेस, स्पीडन अप माल्टिंग प्रोसेस
इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। इसीलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया है ताकि नेक्स्ट पॉइंट आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा बहुत इजीली। तो जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, और दूसरा माल्टिंग प्रोसेस ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर स्पीडन अप कर देगा। ना बेटा ये प्रमोटर है। प्रमोटर मतलब ये बुढ़ापा जल्दी लाएगा पेड़ में कि धीरे? सोचो, एजिंग को बोलते हैं सेनेसेंस। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये एजिंग स्लो डाउन करेंगे ताकि पेड़ बूढ़ा ना हो। सो दे डीले सेनिसेंस। डीले सेनिसेंस प्रमोटर है ना, तो इसमें कुछ रटने की बात ही नहीं है भाई, प्रमोटर है। और अगर ये सेनिसेंस को डीले करेंगे, इसका मतलब इसके फ्रूट्स ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे, वो फ्रूट्स ज्यादा दिन तक लटके रहेंगे पेड़ पर, मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा बेटा। एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा तो फ्रूट्स पक कर गिरेंगे, इथिलीन राइपनिंग करेगा और एब्सिसिक एसिड उन्हें गिराएगा, मैं बताऊंगी। तो ये भी बिल्कुल ऑक्सिन की तरह, ऑक्सिन भी पुराने सड़े गले फ्रूट्स तो गिरा देगा बट अदरवाइज यंग की रक्षा करेगा। सेम ऐसे ही है, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्रीज, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय तक फ्रूट पेड़ पर रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि एजिंग स्लो हो रही है, बुढ़ापा, ओल्ड एज स्लो हो रही है, एंड दिस विल एक्सटेंड इट्स मार्केट पीरियड। ज्यादा टाइम तक हमें समय मिलेगा उसे मार्केट में सेल करने का। तीनों प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए, एज इट इज लाइंस हैं। चलिए अब आइए फोर्थ पढ़ते हैं, जबरदस्त। और अगर फोर्थ समझ आ गया तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ यूं ही समझ आ जाएगा। वो है बोल्टिंग। बोल्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा, आओ समझो। मान लीजिए एक प्लांट है, यहां मैंने लगाया, इसके नोड्स बहुत पास पास हैं। अगर नोड्स पास पास है मतलब इंटर नोड्स शॉर्ट हैं, इंटर नोड्स शॉर्ट है, यानी इसकी स्टेम की लेंथ भी ज्यादा नहीं होगी। बेटा ऐसे पेड़ को बोलते हैं प्लांट विथ रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट का मतलब इस पेड़ की शॉर्ट इंटर नोड है। जैसे पत्ता गोभी में ऐसे ही होता है, इसीलिए पत्ता गोभी जो है वो फूल ऐसी रहती है बट ज्यादा लंबी ऐसी स्टेम नहीं रहती है। तो रोजेट हैबिट जो है ये कैबेज में और बीट में मिलती है, कैबेज में, चुकंदर में, इनमें। ये दोनों एग्जाम्पल रटे होने चाहिए, बी और सी पास पास ही आते हैं। अगर मैं इस पेड़ पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दूं, अगर मैं इस पेड़ पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दूं तो बेटा इसके इंटर नोड लॉन्ग हो जाएंगे, इसके नोड्स दूर दूर हो जाएंगे, लॉन्गर इंटर नोड्स, यानी इसकी स्टेम की हाइट बढ़ जाएगी, लॉन्गर इंटर नोड्स हो गए। जरा सोचो कौन सी मेरिस्टेम स्टिमुलेट करी होगी जिब्रेलिक एसिड ने, सोचो। ये तो एनसीईआरटी में दिया है, जो नहीं दिया है बेटा, नोड के बीच बीच में क्या होती है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। याद है एनाटॉमी में पढ़ी थी, टिप्स पर अपाइकल मेरिस्टेम थी, साइड में लेटरल मेरिस्टेम थी, बट बीच बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेम थी। जब गाय टिप खा जाती थी तो उसी के कारण दोबारा लॉन्ग होते थे। यानी कहीं ना कहीं जिब्रेलिक एसिड ने क्या किया है, इट स्टिम्युलेट वो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है उसके सेल्स को ये स्टिमुलेट कर देता है, उसके सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर करके इंटरनोड को लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। बस इसी को, ये जो इंटरनोड लंबा होता है बेटा, इसी को बोल्टिंग कहते हैं। तो व्हाट इज बोल्टिंग? इट इज इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। फूल खिलने के पहले इंटरनोड लंबा करते हैं बेटा ताकि फूल अच्छे से खिले, सबको बढ़िया स्पेस मिल जाए। तो इंटरनोड इलोंगेशन बेसिकली स्टेम की हाइट लंबी हो जाएगी, इसे बोल्टिंग कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर ये समझ आ गया तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। बेटा गन्ने में हम क्या खाते हैं, शुगर केन में, शुगर केन में हम स्टेम खाते हैं। स्टेम मार्केट में जो सेल होता है, जो गन्ना आता है वो स्टेम है। तो अगर हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें तो हम स्टेम की लेंथ बढ़ा देंगे,
यानी कमर्शियली मार्केट में जो बेचना है, सेल करना है, वो ज्यादा पैसा मिलेगा। 20 टन्स पर एकड़ से भी ज्यादा आप शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, यही बोल्टिंग करवा के। तो जो शुगर केन की, गन्ने की फसल है, उपज है, यील्ड है, उसे आप इंक्रीज कर देंगे अप टू 20 टन्स पर एकड़। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 टन्स भी इंपॉर्टेंट है, पर एकड़ भी इंपॉर्टेंट है। पर किलोमीटर लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, 20 की जगह 30 कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि गन्ने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज होता है बेटा गन्ने के अंदर, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, वो स्टेम के अंदर है, स्टेम के अंदर। यानी गन्ने के अंदर स्टेम जो है, दिस इज द कमर्शियल पार्ट, यही मार्केट के लिए सेलेबल है, बेचने वाला है। लिख लो एक बार, कमर्शियल पार्ट। तो बोल्टिंग से ही रिलेटेड पॉइंट है बेटा ये। बोल्टिंग होगी तो शुगर केन में भी हम स्टेम खाते हैं, स्टेम बेचते हैं, तो 20 टन्स पर एकड़ तक यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अंगूर में क्या होता है, मान लो एक अंगूर का पेड़ है, उसकी स्टेम रोजेट हैबिट है, मतलब पास पास नोड हैं और ऐसे करके ये अंगूर लगे हुए हैं, ऐसे। अब ये अंगूर एक दूसरे से कंप्रेस हो रहे हैं, तो काफी सारे ग्रेप्स डैमेज हो सकते हैं। अगर मैं इस पे जिब्रेलिक एसिड डाल दूं तो इसकी लेंथ, स्टॉक इंक्रीज हो गई। अब बड़े आराम से, अच्छे से, सारे मस्त तरीके से ग्रेप्स लग जाएंगे। ये सब बोल्टिंग से ही रिलेटेड है, यानी इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टॉक इन ग्रेप्स, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टॉक इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करवा देंगे। ये सब बोल्टिंग से रिलेटेड है। आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं? चलो आओ नेक्स्ट, वो भी बोल्टिंग से रिलेटेड है। नंबर 7, एप्पल के अंदर हम क्या खाते हैं? एप्पल बेटा फॉल्स फ्रूट है ना? अपन ऐसे बनाते हैं एप्पल। मैंने आपको क्या बताया था, ये ओव्यूल्स हैं, सीड, ये ओवरी है, याद है? ये ओव्यूल्स हैं, मतलब सीड है, ये ओव्यूल्स, ये ओवरी है, यानी फ्रूट, ओवरी, ये ओवरी है। और हम जो खाते हैं वो थैलेमस खाते हैं, थैलेमस, दिस इज द एडिबल पार्ट। थैलेमस क्या होता है बेटा? मैंने आपको फ्लावर पढ़ाया था, ये फ्लावर की डंडी है, ये थैलेमस है ना? तो ये स्टेम थी, स्टेम, और ये फिर लीव्स हैं, सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन, याद है आपको? फ्लावर को हमने मॉडिफाइड शूट कहा था, क्योंकि ये मॉडिफाइड लीव्स थी और ये मॉडिफाइड स्टेम था। यानी थैलेमस बेसिकली क्या है बेटा? मॉडिफाइड स्टेम है थैलेमस। स्टेम मतलब इस पर नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं। अगर मैंने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, मैंने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेम की लंबाई बढ़ रही है, नोड्स फार हो रहे हैं, इंटरनोड्स लॉन्ग हो रहे हैं, तो बेटा यही एप्पल बढ़िया ऐसा बन जाएगा। एप्पल का शेप भी इंप्रूव हो गया, एप्पल का साइज भी इंप्रूव हो गया, क्योंकि थैलेमस भी मॉडिफाइड स्टेम है, राइट? सो इंप्रूव शेप और एप्पल बड़े बड़े भी हो जाएंगे, एंड इलोंगेट एप्पल। तो एप्पल के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, शुगर केन के अंदर यही बोल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, और उससे ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट इज द मॉडिफाइड स्टेम। ये सब बेटा बोल्टिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अब हमने कॉनिफर्स पढ़े थे, याद है आपको? कॉनिफर्स कहां पढ़े थे? जहां प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स पढ़े थे। जिम्नोस्पर्म्स में पाइनस, सेड्रस, ये कॉनिफर्स थे। बेटा कॉनिफर्स पर अगर आपने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया, तो उनका जो जुवेनाइल प्यूबर्टी वाला पीरियड है, चाइल्डहुड वाला पीरियड है, फ्लावर तो उसमें आते नहीं है बेटा, फ्लावर्स तो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं,
बट जो रिप्रोडक्टिव एज आने का टाइम है वो जल्दी आ जाएगा, तो जल्दी सीड्स बन जाएंगे। सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो जल्दी से उनका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। यानी अगर आपने जुवेनाइल मतलब अभी रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं आया, बचपन समझ लो, बच्चे हैं अभी, ये जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं, अगर आपने इस पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, और जल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो जल्दी सीड्स बन जाएंगी, जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसा समझ लो किसी की प्यूबर्टी जल्दी आ गई, पीरियड जल्दी आ गए, जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है वो लड़की। अर्ली सीड प्रोडक्शन, जुवेनाइल कॉनिफर्स में जल्दी मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि बेटा ये फटाफट प्रमोट करेंगे, जल्दी, जितना नेचुरली निकल रहा है आपने उससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्प्रे कर दिया है। तो ये हो गए सारे फंक्शंस। फिर से रिवाइज करते हैं। जी से जिब्रेलिक एसिड, जी से जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से रिलेटेड है माल्टिंग प्रोसेस स्पीडन अप होगा ब्रूइंग इंडस्ट्री में। नेचुरली प्रमोटरी हार्मोन है तो डीले करेगा सेनेसेंस को, फ्रूट ज्यादा देर तक रहेंगे ऑन ट्रीज, मार्केट पीरियड एक्सटेंड होगा। बोल्टिंग यानी इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगा। कैबेज, बीट जो रोजेट हैबिट वाले पेड़ हैं, और इसी पॉइंट से रिलेशन है कि शुगर केन की यील्ड इंक्रीज होगी अप टू 20 टन पर एकड़। ग्रेप्स की लेंथ ऑफ द स्टॉक इंक्रीज होगी, एप्पल इलोंगेट होगा, उसका शेप इंप्रूव होगा, और जुवेनाइल कॉनिफर्स में जल्दी से सीड ले आएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, इसका बायो एसे टेस्ट लिखते हैं। बायो एसे टेस्ट यानी हम किस टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि जिब्रेलिक एसिड की कितनी क्वांटिटी रिलीज हो रही है। क्वांटिटी जैसे ऑक्सिन के अंदर था एविना कर्वेचर टेस्ट, कर्वेचर से हम देख रहे थे, यहां पर है, बस नाम आना चाहिए केवल, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। बेटा बार्ले के अंदर जो एंडोस्पर्म है यानी वही स्टार्च वाली एंडोस्पर्म है, तो जितना ज्यादा जल्दी फटाफट जर्मिनेशन होगा उतना जल्दी, मतलब जिब्रेलिक एसिड उतना ज्यादा निकला है तो उतना ज्यादा अल्फा माइलेज बना है, उतना ज्यादा स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ है, उतना ज्यादा ग्लूकोज बना, उतना ज्यादा एटीपी बनी, एनर्जी मिली, जर्मिनेशन हुआ। यानी इसके अंदर हम कहीं ना कहीं अल्फा माइलेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। बार्ले एंडोस्पर्म, बस नाम आने चाहिए बेटा एज इट इज, कोई दिमाग नहीं लगाना। और एक होता है डॉर्फ मेज टेस्ट या डॉर्फ मटर का टेस्ट। बेटा मटर की, मेज की, मक्के की कुछ डॉर्फ वेराइटीज हैं। डॉर्फ मतलब अगेन इंटरनोड शॉर्ट है, जितना ज्यादा इंटरनोड इलोंगेट होगा उतनी ज्यादा लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज हो रही है, उतना ज्यादा जिब्रेलिक एसिड रिलीज हो रहा है। यानी इसमें हम कहीं ना कहीं बोल्टिंग चेक कर रहे हैं कितनी हो रही है, बोल्टिंग वाला फंक्शन चेक कर रहे हैं। बस आपको एज इट इज नाम आने चाहिए। चलिए मेरे नादान परिंदों, अपनी एनसीईआरटी निकालिए और एक ट्रिक भी बताती हूं आपको ये सारे फंक्शंस याद करने के लिए। तो पहले एक बार इसकी ट्रिक दिखाती हूं। आपको वैसे ही याद करने हो आप डायरेक्ट याद कर लो, आपको ट्रिक से याद करना हो ट्रिक से याद कर लो। ट्रिक ये बेटा कि एक गुड स्टूडेंट है मालती दास, एक गुड स्टूडेंट मालती दास। आओ देखें, गुड स्टूडेंट यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड, मालती मतलब माल्टिंग प्रोसेस स्पीडन अप हो जाएगा, दास मतलब डीले होगा सेनेसेंस, डीले सेनेसेंस। तो गुड स्टूडेंट मालती दास अप्लाइड फॉर बीएससी इन जनरल लाइफ साइंस। अप्लाई मतलब एप्पल, एप्पल का शेप इंप्रूव हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। बी से बोल्टिंग, एस से शुगर केन की यील्ड बढ़ेगी, और सी से कॉनिफर में जल्दी सीड प्रोडक्शन होगा। कॉनिफर में जल्दी सीड प्रोडक्शन होगा, शुगर केन की यील्ड बढ़ेगी और बोल्टिंग होगी कैबेज एंड बीट रोजेट हैबिट वाले पेड़ों में। एंड जनरल लाइफ साइंस मतलब ग्रेप्स की लेंथ ऑफ द स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेटा मैंने इस एक ट्रिक में सारी थ्योरी भी यहीं पर लिख दी है, ये सारी थ्योरी भी लिख दी है। मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर विदाउट ट्रिक लर्न कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार उसी तरह से लर्न और रिवाइज करना। विद ट्रिक लर्न कर रहे हो तो बार बार ऐसे ही लर्न करना, इसी से रिवाइज करना। मैं भी अभी जब आपको पढ़ा रही थी, लिखवा रही थी, तो मेरे दिमाग में ये ट्रिक चल रही थी।
चलिए आइए, जिब्रेलिन्स, प्रमोटरी मोर देन 100, फंजाई एंड हायर प्लांट से 1 2 3, 3 वाला जो है वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड, ऑल आर एसिडिक. नाउ इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ ग्रेप्स, देन एप्पल को इलोंगेट एंड इंप्रूव शेप करेगा, डिले करेगा सेनेसेंस को, सो फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट लॉन्गर, एक्सटेंड मार्केट वैल्यू. बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन. स्पीडन अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. शुगर केन के अंदर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टॉक, 20 टन पर एकड़ तक यील्ड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर के फॉर्म में स्टेम के अंदर ही रहती है. जुवेनाइल कॉनिफर्स पर स्प्रे करेंगे तो अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा. और बोल्टिंग यानी इंटरनोड इलोंगेट करेगा रोजेट हैबिट वाले पेड़ जैसे बीट, कैबेजेस एक्सेट्रा. एक एक वर्ड हमने पढ़ लिया है, और जहां भी रीजन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाई दे कैन बी लेफ्ट ऑन ट्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड डिले सेनेसेंस, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया. ऑक्सिन के अंदर अपाइकल डोमिनेंस, व्हाई देयर इज नो ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, बिकॉज ऑक्सिन शोज अपाइकल डोमिनेंस. बेटा जहां भी कोई रीजन आ जाएगा वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है एवरीबॉडी, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, करिए ट्राई. बैकने डिजीज एंड राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय, बैकने डिजीज हुई थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और वो एक फंजा है, इसी से जिब्रेलिक एसिड की खोज हुई थी. बताइए जी. डार्विन एंड डार्विन, फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन पापा थे, फ्रांसिस डार्विन बेटा जी थे. ए का हो जाएगा 3, ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं. कजन ने क्या करा था, कजन एच कजन, उन्होंने बेटा इथिलीन गैस जिसने बनाना की राइपनिंग करवा दी थी जल्दी, सो डी का 4 हो जाएगा, ये आंसर है. ई कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकोराई एंड स्कूग एंड मिलर ने काइनेटिन, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी. Which is not an effect of जिब्रेलिक एसिड. बोल्टिंग करता है तो ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. डॉर्मेंसी नहीं करेगा बेटा, डॉर्मेंसी एक नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट है. नाउ ये तो जर्मिनेशन करता है उल्टा. फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, व्हाई, क्योंकि डिले सेनेसेंस होगा बाय दिस. बेटा वैसे तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन भी बुढ़ापा लेट लाएंगे, प्रमोटरी है, बट दिस इज पर्टिकुलरली ड्यू टू जिब्रेलिक एसिड. Spraying sugarcane with gibberellin, length of the stem increase होगी ना कि decrease, and 20 टन पर एकड़ तक yield increase हो जाएगी. एप्पल का elongation improvement, ये सब भी जिब्रेलिक एसिड की मेहरबानी है. बेटा अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, ये समझ आ रहा है, होमवर्क अभी लिख दूंगी. क्यों? क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, अभी आपने 2 ही पढ़े, पर जब हम 5 पढ़ लेते हैं तब एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, और तब ये ट्रिक्स और ये बातें बड़ी काम आती हैं. एक बात अच्छे से ध्यान रख लो, जिब्रेलिक एसिड में मेन 2 बातें याद रख लेना, मेन 2 बातें मैं लिख दूं यहां पर. शुगर केन की स्टेम की लेंथ भी इंक्रीज होगी और इसीलिए यील्ड इंक्रीज होगी. बेटा एक बात ध्यान रख लो, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन और बोल्टिंग. जर्मिनेशन और बोल्टिंग, बोल्टिंग से रिलेटेड फिर शुगर केन की यील्ड, ग्रेप की लेंथ की स्टॉक, एप्पल का शेप एंड इलोंगेशन, और जर्मिनेशन से रिलेटेड फिर हो जाएगा मॉल्टिंग प्रोसेस. उसके अलावा अर्ली सीड प्रोडक्शन इन जुवेनाइल कॉनिफर्स एंड डिले सेनेसेंस. बट मेन ध्यान रख लेना, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन एंड बोल्टिंग. अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपको लास्ट क्लास रिवाइज करनी है, आज की क्लास पक्की करनी है. हमने एक एक वर्ड मास्टर करा है, अभी मैं 2 ही हार्मोन्स पढ़ाऊंगी. मैं चाहूं तो आज आपको और पढ़ा सकती हूं, बट मैं आज 2 ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप इन 2 को पहले पक्का करिए. आज इन्हें अच्छे से लर्न करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम अगले 3 पढ़ेंगे फिर आप उन्हें लर्न करना, इन्हें रिवाइज करना. 3-4 डेज तक हम रिवाइज करेंगे तो हम एकदम सब कुछ दिमाग में, ब्रेन में सेट हो जाए. जरूर ऐप पर बताना ऑक्सिन जिब्रेलिन पढ़कर कैसा लगा, अपने कमेंट्स भी भेज देना, डाउट्स भी भेज देना. बाय एवरीबॉडी, पक्का कर लेना इस क्लास को. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.